सभी को। और आप देखिएगा 4-5 दिन से तबीयत ज़्यादा खराब थी तो वीडियो नहीं पहुंच पाए, और कुछ जेई के बच्चों के पेपर थे तो उनके डाउट बताने में टाइम बीत गया तो वीडियो बन नहीं पाए थे। अब वीडियो अपन के रेगुलर बनेंगे, वो आप देखिएगा ढंग से। अपन अब पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक अभिक्रिया मध्यवर्ती। ये टॉपिक जो है बहुत काम आने वाला है आपके रिएक्शंस में। चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14 इनमें बहुत काम आएगा आपके 12th क्लास। तो हम यहाँ पे बात करें अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या होता है। क्लियर? तो अभिक्रिया मध्यवर्ती हम कहते हैं कि सर जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बंध का विखंडन होता है तो उस विखंडन के फलस्वरूप बनने वाली जो स्पीशीज होती हैं वो स्पीशीज कहलाती हैं अभिक्रिया मध्यवर्ती। आपने बंध का विखंडन पढ़ा, 2 प्रकार का था, समांश और विषमांश, पढ़ा था ना भाई। तो वहां पर जब समांश विषमांश विखंडन होता है तो वहां जो स्पीशीज प्राप्त हुई वो कहलाती है अभिक्रिया मध्यवर्ती। तो आपने क्या कहा, रासायनिक अभिक्रिया में बंध के विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त स्पीशीज अभिक्रिया मध्यवर्ती कहलाती हैं। प्राप्त स्पीशीज अभिक्रिया मध्यवर्ती कहलाती हैं। क्या कहलाती है भाई? अभिक्रिया मध्यवर्ती कहलाती हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब बंध टूटता है तो बंध के टूटने के फलस्वरूप जो मध्यवर्ती प्राप्त होते हैं, जो स्पीशीज प्राप्त होती हैं वही कहलाती हैं आपके मध्यवर्ती स्पीशीज। इनमें से कुछ के बारे में अपन पढ़ चुके स्थायित्व वगैरह में, और कुछ के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला में अभिक्रिया मध्यवर्ती आता है आपके कार्ब कैटायन, दूसरा आता है कार्बेनायन, तीसरा आता है कार्बन मुक्त मूलक। क्लियर? तीसरा क्या आता है? कार्बन मुक्त मूलक आता है। क्लियर? ये 3 हो गए। चौथा आपके आता है कार्बिन, पांचवा आपके आता है नाइट्रीन, और छठा आपके आता है बेंजाइन। क्या आता है आपके? बेंजाइन। ये 6 हो गए। अपन यहाँ बात करें, सबसे पहले बात करेंगे कार्ब कैटायन। ये आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है, आज इसको हम थोड़ा बड़े रूप में पढ़ते हैं। प्रॉपर कार्ब कैटायन पढ़ना आज अपन को। तो पहला अभिक्रिया मध्यवर्ती लेते हैं कार्ब कैटायन। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कार्ब कैटायन की। कार्ब कैटायन को अपन कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। तो कार्ब कैटायन का मतलब होता है वे मध्यवर्ती स्पीशीज जिनमें कार्बन पर धनावेश होता है वो कहलाती हैं आपके कार्ब कैटायन। तो हमने क्या कहा? वे मध्यवर्ती स्पीशीज जिनमें कार्बन पर धनावेश होता है। क्या होता है बेटा जी? कार्बन पर धनावेश होता है, वो कार्ब कैटायन कहलाती हैं। तो मैंने कहा कि सर वे मध्यवर्ती स्पीशीज जिनमें कार्बन पर धनावेश होता है कार्ब कैटायन कहलाती है। क्लियर? अब यहाँ पर ये कार्बन पर धनावेश है तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये जो कार्ब कैटायन का कार्बन है, धनावेशित कार्बन है, इस कार्बन का जो संकरण होता है वो तो sp2 संकरण होता है। क्लियर है? तो इसका संकरण जो है वो sp2 होता है। ये राजस्थान बोर्ड 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था
कि कार्ब कैटायन में कार्बन का संकरण कौन सा होता है। क्लियर? कब पूछा था? राजस्थान बोर्ड 2015 में पूछा था। क्लियर है? अपन यहाँ बात करें तो यहाँ पर इसका संकरण तो हो गया sp2 और इसकी ज्यामिति जो होती है वो होती है समतल त्रिकोणीय। कैसी होती है भाई? ज्यामिति जो है वो समतल त्रिकोणीय ज्यामिति है, तो ये कहलाती है आपके समतल त्रिकोणीय ज्यामिति। क्लियर? अब यहाँ पर जब ये कार्बन sp2 संकेत है तो इस कार्बन के पास एक शुद्ध p खाली कक्षक होगा, शुद्ध p, वो भी कौन सा? रिक्त शुद्ध p कक्षक होगा। क्लियर है? तो ये कहलाता है आपके कार्ब कैटायन। तो कार्ब कैटायन का मतलब क्या है? वे मध्यवर्ती स्पीशीज जिनमें कार्बन पर धन आवेश होता है कार्ब कैटायन कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अपन अब यहाँ देखें कि कार्ब कैटायन का प्रकार क्या होता है। जब भाई कार्ब कैटायन का प्रकार डिपेंड करता है कि पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पर है, उसकी प्रकृति क्या है। तो कार्बन की प्रकृति अपन ने देखी थी 3 तरह की थी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जब पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री कार्बन पर था तो उसे कहा 1 डिग्री कार्ब कैटायन, 2 डिग्री पर था तो उसे कहा 2 डिग्री कार्ब कैटायन, 3 डिग्री पर था तो उसे कहा 3 डिग्री कार्ब कैटायन। तो यहाँ पर जैसे ये ले लिया आपने CH3+, इसे तो हमने कहा था मानक 1 डिग्री कार्ब कैटायन, इसका नाम था मेथिल कार्ब कैटायन। आपने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2+, ये था 1 डिग्री कार्ब कैटायन जिसका नाम एथिल कार्ब कैटायन है। आपने ये ले लिया CH3 CH3+, ये था 2 डिग्री कार्ब कैटायन। और आपने यहाँ पे ले लिया CH3 CH3 और CH3+, तो ये कहलाता है आपके 3 डिग्री कार्ब कैटायन। ओके, तो 3 तरह के कार्ब कैटायन हो गए, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक 3 डिग्री। जब पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री कार्बन पर है, 1 डिग्री कार्बन का मतलब जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे एक और कार्बन जुड़ रहा है तो ये 1 डिग्री कहलाएगा, 2 और कार्बन जुड़ रहा है तो ये 2 डिग्री कहलाएगा, और 3 और कार्बन जुड़ रहा है तो ये 3 डिग्री कहलाएगा। क्लियर है भाई? तो 3 तरह की डिग्री हो गई, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब हमें यहाँ पे बात करना हो कि सर जो कार्ब कैटायन का स्थायित्व है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। दिख रहा है ना वहां से पूरा बोर्ड? कार्ब कैटायन का जो स्थायित्व है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है वो देखिए। तो स्थायित्व इसका 3 कारकों पर डिपेंड करता है, एक अनुनाद पर, और एक करता है अति संयुग्मन पर, और एक डिपेंड करता है आपके प्रेरणिक प्रभाव पर। ओके, एक अनुनाद, एक अति संयुग्मन और एक प्रेरणिक प्रभाव। तो जब ये तीनों प्रभाव लग रहे हो तो हमें सबसे पहला आंसर जो देना है वो किसके आधार पर देना है? अनुनाद के आधार पर देना है। जब अनुनाद सब में समान हो तो फिर हमें किस पे जाना है? अति संयुग्मन पे जाना है, और सबसे लास्ट में प्रेरणिक प्रभाव पे जाना है। तो प्रेरणिक प्रभाव तक तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से पहुंचेगा नहीं, बहुत कम पहुंचेगा। तो आपको ये स्थायित्व देखना आना चाहिए। तो हम यहाँ पे बात करें कि कैसे देंगे स्थायित्व, तो इन तीनों के स्थायित्व की बात करें अपन तो इनका स्थायित्व का क्रम क्या होगा? तो इन तीनों में अनुनाद तो है ही नहीं है, केवल अति संयुग्मन है और प्रेरणिक प्रभाव है। तो मुझे क्या देखना है? केवल अति संयुग्मन देखना है। और अति संयुग्मन में क्या देखना होता है? अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या देखनी होती। क्या देखनी होती है भाई? अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या देखनी होती है कि किस पर ज्यादा है। जिस पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो कार्ब कैटायन अधिक स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही अधिक वहां पर अति संयुग्मन होगा, और जितना अधिक अति संयुग्मन होगा स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। तो आप यहाँ देखो, यहाँ तो हो गए 0 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ पर ये कार्बन अल्फा है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए।
यहाँ पर ये अल्फा और ये अल्फा, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर ये कार्बन भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा है, तो यहाँ हो गए 9 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए आपके? 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? वहां तो 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है। तो सबसे अधिक जो अति संयुग्मन होगा वो 3 डिग्री में होगा। तो स्थायित्व सबसे ज्यादा किसका होगा? 3 डिग्री का। उससे कम किसका होगा? 2 डिग्री का। उससे कम किसका होगा? 1 डिग्री का। और सबसे कम किसका होगा? मानक 1 डिग्री का। तो यहाँ पे अपन बात करें कि सर जो कार्ब कैटायन के स्थायित्व का क्रम है, वो स्थायित्व का क्रम सबसे ज्यादा किसका होगा? 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, और फिर आएगा आपके मानक 1 डिग्री का। क्लियर? तो इस तरह का क्रम है 3, 2 और 1 डिग्री। तो ये किस पर डिपेंड करता है? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या पर। क्लियर? क्योंकि वो किस पर वो क्या है? अतिसंयुग्मन है। तो जितना अधिक अतिसंयुग्मन होगा स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। क्लियर है? अब देखें अपन यहाँ पर कार्ब कैटायन का स्थायित्व हो गया। और एग्जांपल्स लें अपन, तो जैसे आपने यहाँ पे लिया CH3C, CH3 प्लस CH3 CH2C, CH3 प्लस CH3 CH, CH3C, CH3 और CH3 प्लस, और यहाँ पर CH3C, CH3 और CH3 और CH3 प्लस, ये ले लिया। क्लियर? और ये ले लिया तो सबकी डिग्री तो 3 है, लेकिन यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 9 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 8 हो गए, 3 3 6 और 2 8। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 7 हो गए, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 6 हो गए। तो सबसे स्थायी कौन होगा? 9 कार्बन वाला। कौन होगा? 9 कार्बन वाला। और एग्जांपल ले लिया आपने, जैसे आपने ये ले लिया CH2 प्लस CH3 प्लस और CH3 प्लस। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये अल्फा 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये अल्फा 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरा स्टेबिलिटी किसकी होगी? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो मोर स्टेबल है, उसकी डिग्री भी 3 है। फिर ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री। क्लियर? और एग्जांपल्स की अपन बात करें, क्लियर है? तो और देखिएगा आप, जैसे आपको ये दे दिया CH3 CH3 प्लस, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, लेकिन यहाँ पर तो केवल अतिसंयुग्मन है। क्या है? यहाँ पर अतिसंयुग्मन है, और यहाँ पर क्या है? अनुनाद है। तो आप जानते हैं कौन अधिक स्थायी होगा? अनुनाद वाला अधिक स्थायी होगा। तो इसका स्थायित्व ज्यादा है बजाय इसके। क्लियर? और एग्जाम्पल की बात करें अपन, जैसे यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल दे दिए CH2 प्लस CH2 CH3
क्लियर? ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर केवल अतिसयुग्मन लगेगा। क्लियर? यहाँ अनुनाद है, यहाँ अनुनाद है और यहाँ अनुनाद। तो यहाँ एक छोटा सा संयुग्मन है, यहाँ पर थोड़ा और लंबा संयुग्मन हो गया और यहाँ पर और लंबा संयुग्मन हो गया। मतलब अनुनाद जो सबसे ज्यादा होगा वो लास्ट वाले में होगा, उससे कम अनुनाद थर्ड वाले में होगा, उससे कम अनुनाद सेकंड वाले में होगा, सबसे कम अनुनाद फर्स्ट वाले में होगा। तो स्थायित्व जो होगा सबसे ज्यादा तो लास्ट वाले का होगा और सबसे कम जो होगा वो फर्स्ट वाले का होगा। क्लियर है? ये स्थायित्व का क्रम है इसका। फिर और एग्जाम्पल देखें अपन यहाँ पर, और एग्जाम्पल्स देखें तो और एग्जाम्पल्स क्या आएंगे आप देखिएगा। जैसे आपने ये ले लिया, ये बेंजीन वाले ले ली CH2+ और फिर ये दूसरा एग्जाम्पल ले लिया CH डबल और प्लस, और ये तीसरा एग्जाम्पल ले लिया ये दिख रहा है ना आपको उधर। तो ये हो गया प्लस, ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया और ये 1 डिग्री। तो यहाँ देखो रेजोनेंस एक रिंग के साथ करेगा, यहाँ ये रेजोनेंस 2 रिंग के साथ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज में ज्यादा कमी आएगी, और यहाँ ये रेजोनेंस 3 रिंग्स के साथ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज में और ज्यादा कमी आएगी। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? थर्ड वाले की होगी। किसकी होगी भाई? थर्ड वाले की होगी। क्लियर है? अपन अब यहाँ देखें, जैसे आपको ये ले लिया एग्जाम्पल, ये दे दिया CH2+ CH3+ और CH3 और CH3+। क्लियर? तो यहाँ देखो, यहाँ केवल रेजोनेंस है तो यहाँ पर केवल अनुनाद लग रहा है। क्लियर? यहाँ अनुनाद भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, मतलब अनुनाद है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है, अतिसयुग्मन भी है। यहाँ पर अनुनाद भी है और ये 6 अल्फा हाइड्रोजन भी है। क्लियर? और जब ये 6 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं तो सबसे स्थायित्व किसका ज्यादा होगा? 6 अल्फा वाले का होगा, तो इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा और इसका स्थायित्व सबसे कम होगा। क्लियर है? अब और एग्जांपल्स की बात करें अपन। क्लियर ना भाई? ये तो कंसेप्ट यहाँ पे अनुनाद लग रहा है, ये पहले ही पढ़ चुके अपन, मैंने इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाया। ठीक है ना भाई? अपन यहाँ और एग्जांपल्स देखें तो कार्ब कैटायनों की स्थायित्व का जो क्रम आएगा वो सबसे ज्यादा स्थायित्व हो गया C6H5C, C6H5+, फिर आएगा C6H5CH, C6H5, फिर आएगा C6H5 और CH2+, है ना? और फिर आएगा आपके CH3C, CH3 और CH3 और प्लस। अब देखो इसकी डिग्री 3 है और इसकी 1 है, फिर भी ये अधिक स्थायी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनुनाद है और यहाँ अति संयुग्मन है। तो अनुनाद अधिक स्थायी होता है बजाय अति संयुग्मन के, तो ये अधिक स्थायी होगा और ये कम स्थायी होगा। और फिर CH3CH, CH3+ 2 डिग्री और उससे कम CH3 CH2+ 1 डिग्री और सबसे कम CH3+। आएगा नहीं आएगा? ये है उनके स्थायित्व का क्रम, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब ये 1 डिग्री इसके 3 डिग्री से ज्यादा स्थायी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनुनाद है। क्या है? यहाँ पर अनुनाद है और इसमें अति संयुग्मन है।
क्लियर? तो अति संयुग्मन से अनुनाद हमेशा अधिक स्थायी प्रदान करने वाला कारक होता है। कोई दिक्कत? तो ये है आपके इस टाइप के क्रम। अब तक यहाँ तक तो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ स्थायित्व में अपन कुछ और क्रम पढ़ते हैं, कुछ स्पेशल स्थायित्व की बात करते हैं और इस पे क्लियर है आपके। तो वो तो था अनुनाद, पहले वाला क्रम। अब हम बात करते हैं अनुनाद का अगला एक और कार्बोकेटायन के स्थायित्व को देता है, जिसे हम कहते हैं सिग्मा संयुग्मन। सिग्मा संयुग्मन, ये पहली बार पढ़ रहे हैं आप। सिग्मा कॉन्जुगेशन भी कहते हैं इसको, कॉन्जुगेशन भी कहते हैं इसको। तो सिग्मा संयुग्मन क्या होता है या सिग्मा कॉन्जुगेशन क्या होता है, आप उसको देखिएगा। आप जानते हैं जब आपने बलय पढ़ी थी, तो बलय में जैसे आपने एक तो पढ़ी थी साइक्लोप्रोपेन बलय, एक पढ़ी थी साइक्लोब्यूटेन बलय, एक पढ़ी थी साइक्लोपेंटेन बलय और एक पढ़ी थी साइक्लोहेक्सेन बलय। पढ़ी थी ना भाई? ये 4 बलय आपने पढ़ी, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, ये बलय आपने पढ़ी। क्लियर? तो इनमें सबसे कम जो स्थायित्व था, स्थायित्व जो था वो सबसे कम साइक्लोप्रोपेन का था और सबसे ज्यादा साइक्लोहेक्सेन का था। अब साइक्लोप्रोपेन का स्थायित्व सबसे कम क्यों होता है? अपन ने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा है पूरी चीज, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है वो sp3 संकृत है। यहाँ कार्बन का जो एक्चुअल बंध कौन है, वो तो होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन ये 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर 160, केवल 60 डिग्री है। कितना डिग्री? ओनली 60 डिग्री है। और जब ये केवल 60 डिग्री है तो इसमें बलय जो कौन है, कौन में विकृति आई ना भाई, तनाव आया। और कौन में तनाव आया तो यहाँ पर कोणीय विकृति का मान सबसे ज्यादा है। क्या कहा मैंने? कोणीय विकृति का मान, विकृति सर्वाधिक है किसके अंदर? इस साइक्लोप्रोपिल बलय के अंदर। और साइक्लोप्रोपेन बलय में कोणीय विकृति का मान जब सबसे ज्यादा होगा तो इसका स्थायित्व जो है वो सबसे कम होगा, और स्थायित्व कम होगा तो ये रिंग बार बार जो ये बलय है वो खुलने की कोशिश करेगी। भाई तनाव ज्यादा आएगा तो एकदम बाहर छूटने की कोशिश करेगी ना भाई, तो ये खुलने की कोशिश करेगी, तो इसका स्थायित्व सबसे कम है। तो यहाँ पे क्या है कि कभी कभी इस रिंग से जब कार्बोकेटायन जुड़ा हो तो सिग्मा संयुग्मन केवल उनमें ही पाया जाएगा जिनमें कार्बोकेटायन साइक्लोप्रोपेन रिंग से जुड़े हुए कार्बन पर है, ऐसे CH2+ है, ऐसे। क्लियर? तो यहाँ पर पाया जाता है सिग्मा कॉन्जुगेशन। बाकी अगर ये साइक्लोब्यूटेन हो, साइक्लोपेंटेन हो, साइक्लोहेक्सेन हो, तो उनमें सिग्मा कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाता। केवल तभी पाया जाएगा जब यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपेन रिंग होगी। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, रिंग अस्थायी है। अस्थायी तो फटाक से बॉन्ड टूटेगा ना भैया। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो टूटकर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो यहाँ देखो ये कार्बन CH2 था। क्लियर? और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इस बंध के 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास ही रहा, ये इलेक्ट्रॉन उधर पहुंच गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर जो आया आपके वो ऐसे आया, ये डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ आ गया CH2 और इस CH2 पे आ गया प्लस चार्ज। इसे कहते हैं सिग्मा संयुग्मन। क्या कहते हैं? सिग्मा संयुग्मन। अब चूंकि ये रिंग अस्थायी है, ये बलय जो है वो अस्थायी है, तो ये बंद फटाफट जाएगा ना भाई, और ये बंद जितना जल्दी जाएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा आएंगे ना भाई, और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी, और पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी तो कार्बोकेटायन का स्थायित्व क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ अपन बात करें तो कार्बोकेटायन का जो स्थायित्व होता है, जो होता है वो समानुपाती होता है सिग्मा संयुग्मन के। क्या कहा मैंने? समानुपाती होता है किसके? सिग्मा संयुग्मन के। और ये इतना अधिक स्थायित्व प्रदान करता है कि ये अगर एक बलय जुड़ी हो कार्बोकेटायन से, तो ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन से भी अधिक स्थायी होगा।
किससे अधिक स्थायी होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से भी अधिक स्थायी होगा। तो ये केवल अपन को साइक्लोप्रोपेन वाले देखने तो 3 सदस्यीय वाले, 3 से ज्यादा की होगी तो वहां पर सिग्मा संयुग्मन नहीं लगेगा। क्लियर है चीज? अरे कंसेप्ट क्लियर है ना आपके? तो ये आएगा कंसेप्ट। क्लियर? तो ये सामान्य 3 डिग्री वाला है और ये यहाँ पर सिग्मा संयुग्मन है, सिग्मा संयुग्मन है, और यहाँ पर जो है वो अति संयुग्मन है। क्लियर? तो ये सिग्मा संयुग्मन इस 3 डिग्री से भी अधिक स्थायी होता है। क्लियर है? समझ में आया सिग्मा संयुग्मन? और देखिए अपन एग्जाम्पल, ये डायरेक्ट याद रखने हैं, ये स्पेशल केस आपको याद रखना है कि क्या होगा। क्लियर है? और एग्जाम्पल्स देखें अपन सिग्मा संयुग्मन के, और एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे आपने ये ले लिया CH2 प्लस CH3 प्लस और CH3 और CH3 प्लस। तो देखो यहाँ सिग्मा संयुग्मन है, यहाँ पर भी सिग्मा संयुग्मन है और यहाँ पर भी सिग्मा संयुग्मन है। तो सिग्मा संयुग्मन तो तीनों में ही है, यहाँ पर भी सिग्मा संयुग्मन है और यहाँ पर भी सिग्मा संयुग्मन है। लेकिन सिग्मा संयुग्मन के साथ साथ यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने हो गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 1 4, सॉरी, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 4। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो एक ही है। क्लियर? तो यहाँ पर सिग्मा संयुग्मन के साथ साथ अति संयुग्मन भी है, तो फिर दोनों में सिग्मा संयुग्मन तो कॉमन है, तो जिसमें अति संयुग्मन ज्यादा होगा अधिक स्थायी होगा। अब जैसे अपन ने यहाँ पे ये लिया सिग्मा संयुग्मन का एग्जांपल ले लें, CH2 प्लस CH प्लस प्लस, सबसे अधिक स्थायी कौन होगा? जिसमें सिग्मा संयुग्मन सबसे ज्यादा है, और ये वाला तो इससे भी अधिक स्थायी होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? और जो 3 वाला है इसका स्थायित्व बेंजीन वाले से भी ज्यादा होता है। पहले वालों यहाँ तक क्लियर है? अपन और एग्जांपल देखें तो ये ध्यान रखना इसका स्थायित्व का क्रम आप, ठीक है ना भाई? 3 वाला है, ये एक सिंपल बेंजीन वाले से अधिक स्थायी होगा, और जब ये 2 डिग्री आएगा तब जाके वो कम स्थायी होगा। क्लियर? ये फिर यहाँ पे ऐसे आएगा C6H5 CH और C6H5 और प्लस। क्लियर? ये आएगा, तो इसे कहते हैं अपन सिग्मा संयुग्मन। आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो एक तो ये कार्बोकेटाइन दिखेगा। क्लियर? फिर अपन वहां बात करें, दूसरा आपने, आपको याद हो तो एक आपने अनुनाद पढ़ा था, मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ाया था, और रेजोनेंस में एक स्थिति बताई थी लास्ट वाले, और वो स्थिति क्या थी? पॉजिटिव सिंगल और लॉन पेयर बताई थी। और मैंने कहा था कि सर ये जो लॉन पेयर है वो 3 एटम ON और F का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? ON और F का। जैसे आपने यहाँ ले लिया CH2 प्लस OH, लॉन पेयर और लॉन पेयर, तो यहाँ पर क्या आएगा? लॉन पेयर सिंगल पॉजिटिव, तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपके CH2 डबल बॉन्ड OH प्लस, एक लॉन पेयर रह गया। क्लियर? तो इसका जो स्थायित्व होता है CH2 प्लस OH का, वो स्थायित्व सिंपल रेजोनेंस से भी अधिक होता है, मतलब C6H5 और CH2 प्लस से भी अधिक होता है। क्लियर है? इसे कहते हैं बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसे? बैक बॉन्डिंग, पश्च आबंधन। पढ़ा ना आपने 11 में केमिकल बॉन्डिंग में? तो ये एक तरह की बैक बॉन्डिंग है। तो बैक बॉन्डिंग अधिक स्थायित्व देती है बजाय अनुनाद के। क्लियर है बेटा? चलिएगा
अब मान लो ये तो अधिक स्थायी होंगे होंगे। अब आपने यहाँ पे ये ले लिया CH2 प्लस NH2 लॉन पेयर, CH2 प्लस OH लॉन पेयर और CH2 प्लस और F लॉन पेयर, और यहाँ पर आपने ले लिया एक C6H5 और CH2 प्लस। तो इनसे तो ज्यादा स्थायी होते हैं। अब बचे इन तीनों में, जब तीनों पर लॉन पेयर है तो जो लॉन पेयर रेजोनेंस में अनुनाद में ज्यादा देगा वो अधिक स्थायी होगा। तो यहाँ पर अनुनाद में ज्यादा लॉन पेयर कौन देगा? जिसकी विद्युतऋणता कम होगी। तो जिसकी विद्युतऋणता ज्यादा होगी वो लॉन पेयर वो पकड़े रखेगा ना भाई, और जिसकी कम होगी वो छोड़ेगा। तो सबसे कम विद्युतऋणता किसकी है? नाइट्रोजन की। तो सबसे जल्दी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, उससे लेट थोड़ा सा ऑक्सीजन देगा, और सबसे लेट फ्लोरीन देगा। तो सब में ज्यादा कॉन्जुगेशन किसमें पाया जाएगा? इसमें। तो ये सबसे अधिक स्थायी है, और ये और कम स्थायी, ये और कम, लेकिन इनका स्थायित्व सामान्य अनुनाद वाले से अधिक पाया जाता है। कोई कंफ्यूजन? ये है स्थायित्व इनका बैक बॉन्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा? बैक बॉन्डिंग के द्वारा, मतलब पश्च आबंधन वाला स्थायित्व। क्लियर? तो ये स्पेशल केसेस हैं, डायरेक्ट ही दिखेंगे आपको। क्या करेंगे? आपको डायरेक्ट ही दिखेंगे। अब अपन बात करें ब्रिज वाले कार्बन पर, तो कभी कभी ऐसे बाईसाइक्लो कंपाउंड में आ जाता है ऐसे। भाई आपने बाईसाइक्लिक कंपाउंड पढ़े नोमेनक्लेचर में, तो इनमें जो ये कार्बन है जिससे 3 ब्रिज जा रहे हैं, ये कहलाता है सेतु कार्बन। और यदि इसमें प्लस चार्ज हो तो ये सेतु कार्बन है, सेतु कार्बन। और आप हमेशा ध्यान रखना, सेतु कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अत्यधिक अस्थायी होता है। कैसा होता है भाई? अत्यधिक अस्थायी होता है, जबकि नेगेटिव चार्ज स्थायी होता है। तो जब ये सेतु कार्बन पर हो और ये एक ऐसे हो, यहां प्लस आ जाए, और इन दोनों में पूछे कौन अधिक स्थायी है, एक और दे दे यहां पर CH2 प्लस। तो ये हालांकि होने को तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो अगर मैं अतिशयोक्ति देखूं तो यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो सबसे अधिक स्थायी ये होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या बोल दिया? अत्यधिक अस्थायी होता है। क्यों? तो सेतु कार्बन पर जब प्लस चार्ज आएगा तो वहां पर कोणीय विकृति का मान बहुत ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो अत्यधिक अस्थायी होगा। तो यहाँ जो स्थायित्व होगा, सबसे ज्यादा जो स्थायित्व होगा, इसको A दे दें, इसको B दे दें, इसको C दे दें, सबसे ज्यादा B का होगा, फिर C का होगा, सबसे कम A का होगा। तो सेतु वाले को सबसे लास्ट में डालना है। क्या डालना? सेतु वाले को सबसे लास्ट में। तो ये था आपके कार्ब कैटायनों के स्थायित्व। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? चलिए, कि कार्ब कैटायन जो होता है वो एक ऐसा मध्यवर्ती होता है जो अपने स्थायित्व में वृद्धि करता है पुनर्विन्यास के द्वारा। किसके द्वारा? पुनर्विन्यास के द्वारा। तो ये कार्ब कैटायनों में गुण पाया जाता है कि वो पुनर्विन्यास के द्वारा अपने स्थायित्व में वृद्धि करे। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कार्ब कैटायनों में पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास को बोलते हैं री अरेंजमेंट, ओके, इन कार्ब कैटायन। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं रीअरेंजमेंट। पुनर्विन्यास का मतलब क्या है? पुनर्विन्यास का मतलब होता है वे अभिक्रियाएं या वे क्रियाएं जिनमें अणुसूत्र तो समान रहता है लेकिन संरचना सूत्र परिवर्तित होता है, मतलब संरचनात्मक समावयवी प्राप्त होते हैं, उन्हें उसे कहते हैं अपन पुनर्विन्यास। क्या कहते हैं? पुनर्विन्यास। अणुसूत्र समान रहे, केवल समूहों की स्थिति परिवर्तित हो, वो कहलाता है आपके पुनर्विन्यास, रीअरेंज कहलाता है। क्लियर? तो कार्ब कैटायन जो होते हैं
उनमें अपने स्थायित्व को वृद्धि करने के लिए पुनर्विन्यास का गुण पाया जाता है। तो अपन जानते हैं कि जो कार्ब कैटायनों के स्थायित्व का क्रम है वो क्या होता है? सबसे अधिक 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है और फिर 1 डिग्री होता है। ये उनके स्थायित्व का क्रम होता है। तो यहाँ अगर हम रीअरेंजमेंट कब करना है? जब 1 डिग्री कार्ब कैटायन के 2 डिग्री में या 1 डिग्री कार्ब कैटायन के 3 डिग्री में परिवर्तित होने की संभावना हो। मतलब जब 1 डिग्री को 2 डिग्री में परिवर्तित कर सकते हैं या 1 डिग्री को 3 डिग्री में परिवर्तित हो सकता है, तब तो पुनर्विन्यास करेंगे। लेकिन ये नहीं 2 डिग्री को 1 में बदल रहा है और 3 को 1 में बदल रहा है, उल्टा नहीं। या 2 डिग्री को 3 डिग्री में पुनर्विन्यासित कर सकते हैं। क्लियर? डिग्री बढ़नी चाहिए ताकि स्थायित्व में वृद्धि हो, न कि घटनी चाहिए। 3 से 2 पे नहीं आएंगे कभी भी और 2 से 1 पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं पुनर्विन्यास। तो पुनर्विन्यास में आपने क्या कहा? पुनर्विन्यास का मतलब होता है कि जब वह क्रिया जिसमें संरचना अनुसूत्र तो क्या होता है? समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है? भिन्न होता है। वो कहलाता है आपके पुनर्विन्यास। क्या कहलाता है वो? पुनर्विन्यास। आप देखिएगा कैसे करते हैं आप पुनर्विन्यास, वो देखिएगा। आपने जैसे यहाँ पर ये ले लिया CH3, अब इसको ढंग से समझिएगा, CH3 और CH3 और CH2+, ये आपका 1 डिग्री कार्ब कैटायन है। पुनर्विन्यास में जो भी समूह उठेगा, मतलब पुनर्विन्यासित होगा, वो इस कार्ब कैटायन के पास वाले कार्बन मतलब अल्फा कार्बन से ही होगा। फिर भले दूसरे पद में वो अगले वाले कार्बन से हो जाएगा, फिर तीसरे पद में उसके अगले से हो जाएगा, लेकिन पहली बार में जब आप करोगे तो हमेशा पास वाले कार्बन से ही होता है। किससे होता है? वो हमेशा पास वाले कार्बन से ही होता है। तो यहाँ पे पास वाला कार्बन ये रहा। अब इस पर 3 समूह जुड़े हुए हैं, तीनों मैथिल है, तीनों समान है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो जाएगा, जो भी समूह जाएगा, वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, इस पूरे बंध के इलेक्ट्रॉनों को लेके जाएगा, दोनों को। और दोनों को लेके जाएगा तो यहाँ पर CH3 का इलेक्ट्रॉन तो ये था, ये इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का है ना भाई। और जब इसको लेके ये कार्बन जाएगा तो इसमें तो माइनस आएगा और इसमें क्या आएगा? प्लस आएगा। तो ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ जाएगा। क्लियर? तो ये यहाँ से गया, तो मैंने जब ऐसा तीर का चिन्ह लगाया जिसमें इस बंध को काट रहा है मेरा तीर, तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के जा रहे हैं इसके साथ। तो यहाँ पे क्या गया? CH3 माइनस गया और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। तो यहाँ देखो मैंने शिफ्ट किया CH3 माइनस, शिफ्ट का मतलब इसको यहाँ से यहाँ गया, तो CH3 माइनस को कहते हैं मैथिल Me, और शिफ्ट इसे Me शिफ्ट का, ये 1 से 2 पे गया इसलिए इसको 1,2 मैथिल शिफ्ट भी कहा। क्या कहा मैंने? 1,2 मैथिल शिफ्ट का। कभी कभी वो और कुछ लिख देता है, तो जहां से जहां लिख रहा है वहां तक ले जाना है। तो अपन जब यहाँ पे लेके जाएंगे इसको, तो देखो ये CH3 था, ये CH3 था, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इस पे तो क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये CH3 माइनस यहाँ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ जुड़ जाएगा ना भाई, बंद बना लेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो CH2 और ये CH3 जुड़ गया यहाँ पर, ये CH3 बन गया। क्लियर? तो ये बना आपका 3 डिग्री कार्ब कैटायन। क्या बना बेटा? ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन। तो यहाँ पर क्या है? ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो 1 डिग्री अधिक स्थायी होता है कम स्थायी होता है? तो 1 डिग्री तो होता है कम स्थायी और 3 डिग्री होता है अधिक स्थायी। क्लियर? और इसे कहते हैं पुनर्विन्यास। अब आप इसमें चाहे तो मैथिल शिफ्ट कहें, इसको CH3 माइनस शिफ्ट कहें, और इन दोनों का आपको नाम नहीं लिखना, तो आप डायरेक्ट पुनर्विन्यास भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पुनर्विन्यास। क्लियर है? तो इसमें 1 डिग्री से 3 डिग्री प्राप्त हुआ ना भाई। तो पुनर्विन्यास में जो समूह के स्थानांतरण का क्रम होगा, समूहों के स्थानांतरण
का क्रम होगा वो क्या होगा भाई। यहाँ से CH3 गया, अब यहाँ तो तीनों ही CH3 है तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, मैं एक CH3 को ले जाऊं किसी को भी, जिसको इच्छा उठा के ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम है। लेकिन मान लो ये तीनों अलग अलग समूह होते तो मैं कौन से को लेके जाता, मैं किस समूह को लेके जाता, क्लियर है। और मैं जिस समूह को लेके जाता वही उसके स्थानांतरण का क्रम है, क्लियर। माइग्रेशन कहते हैं इसको। तो किसका माइग्रेशन करते हैं, तो सबसे पहले तो होता है H का, और फिर होता C6H5 का, और फिर होता CH3 का, क्लियर। इसका माइग्रेशन होता। बीच में यहां पर मान लो C6H5 के साथ में मान लो टॉलिल आ जाता तो टॉलिल ज्यादा होता, लेकिन अभी तो फेनिल लिखा। यहाँ डिग्री चेंज कर देते हैं अपन, ये 3 डिग्री वाला ग्रुप होता, उसके बाद 2 डिग्री वाला होता, उसके बाद 1 डिग्री वाला होता, और फिर होता CH3। लेकिन जनरली हमारे पास जो एग्जांपल्स आएंगे उनमें 3 समूह आएंगे, क्लियर है। तो हमें तीनों को लेना है, क्लियर। तो सबसे पहले कौन किसका माइग्रेशन होगा, H का, फिर C6H5 का, और फिर CH3 का। तो इसे कहते हैं पुनर्विन्यास। आप देखो अणु का सूत्र तो वही है, C1 2 3 4 5, C5 है, H 3 3 6 3 3 9 तो 11 है, और एक प्लस है। यहाँ पर भी क्या है, C1 2 3 4 5 है, C5 है, H 3 3 6 3 3 9 तो 11 है, और ये प्लस है, क्लियर। तो अणुसूत्र तो समान है लेकिन समूहों की स्थितियां भिन्न भिन्न है। यहाँ CH3 यहाँ था, क्लियर, ये CH3 कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, क्लियर ना भाई। तो ये आएगा आपके 3 डिग्री काव कैटायन अधिक स्थायी है, यहाँ 3 डिग्री काव कैटायन कम स्थायी। कोई दिक्कत है क्या भाई। अब आगे अपन यहाँ देखें और एग्जाम्पल लें, तो इनमें समूहों का स्थानांतरण जो होगा वो ये वाला होगा क्रम। तो समूहों के स्थानांतरण का जो क्रम होता है उसके आधार पर अगर अपन एग्जाम्पल्स लें तो कैसे आएंगे वो देखिएगा। जैसे मान लो आपने एक एग्जाम्पल ले लिया, CH3 CH C6H5 और CH2 प्लस ले लिया, ये 1 डिग्री कार्ब कैटायन है, क्लियर है। और जब ये 1 डिग्री कार्ब कैटायन है तो यहाँ पर इस कार्बन से अगर कोई ग्रुप जाता है तो डिग्री तो चेंज होगी ना भाई। तो यहाँ पे 3 ग्रुप हैं, एक H भी है, एक CH3 भी है, और एक C6H5 भी है। कौन जाएगा फिर, H जाएगा, और H जाएगा तो H ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो H गया या H माइनस गया, H माइनस गया, तो यहाँ पे आएगा H माइनस शिफ्ट, और H माइनस कहते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। तो इसे हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, क्लियर। तो ये कहलाएगा हाइड्राइड शिफ्ट, क्लियर। इसे हम कहते हैं पुनर्विन्यास। आपको तीनों में कोई एक चीज लिखनी है, एरो पर जो भी लिखना चाहें आप। तो ये H माइनस यहाँ जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा इस कार्बन पर, और इस कार्बन पर प्लस आएगा तो CH3C C6H5 प्लस, और यहाँ पे आ गया CH2 और एक H ये आ गया, क्या बन गया, CH3। ये क्या आएगा, 3 डिग्री कार्ब कैटायन जो अधिक स्थायी है, क्लियर। और ये क्या है आपका, कम स्थायी है, क्लियर। कोई दिक्कत। जैसे एक IIT JEE 2015 में क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में मध्यवर्ती ये बना था, और मध्यवर्ती ये बना था, एक निर्जलीकरण का एग्जाम्पल आया था जिसमें आपके मध्यवर्ती ये था। अब मध्यवर्ती ये था तो इसमें अपन देखे पुनर्विन्यास होगा कि नहीं होगा। तो ये 1 डिग्री कार्ब कैटायन था, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट था वो चेंज था, इसके अकॉर्डिंग नहीं था। तो इसके अकॉर्डिंग होता तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो यहाँ पे अपन देखें कि पुनर्विन्यास कैसे होता, तो वो देखिएगा, क्लियर।
तो यहाँ बगल में C6H5 भी है, तो यही जा सकते हैं, तो यहाँ पर ये गया, तो C6H5 माइनस ही आएगा ना भाई, तो इसे कहते हैं फेनिल। तो यहाँ पे हो गया ये पीएच शिफ्ट, फेनिल का मतलब C6H5 माइनस। क्लियर? ये शिफ्ट हुआ यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर हुआ, तो C6H5 जब आपको ये नाम याद नहीं आए तो आप डायरेक्ट पुनर्विन्यास लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? पुनर्विन्यास। तो ये तो यहाँ गया, तो यहाँ देखो C6H5C, यहाँ पे क्या रह गया? C6H5, और यहाँ पे आएगा प्लस, और CH2 C6H5। क्लियर है? ये आएगा आपके 3 डिग्री कार्ब कैटायन। क्या आएगा भैया? 3 डिग्री कार्ब कैटायन बन सकता है। तो ये है पुनर्विन्यास। क्लियर? तो यहाँ पर ये H है, ये C6H5 और CH3 है, तो कौन जाएगा यहाँ से? H जाएगा। H का सबसे ज्यादा होता है स्थानांतरण का क्रम, तो ये यहाँ जाएगा, तो कौन गया यहाँ पर? H माइनस शिफ्ट हुआ। क्लियर? और H माइनस शिफ्ट हुआ तो क्या बनेगा? CH3C C6H5 प्लस, और यहाँ आ गया CH2 और CH3, ये बन गया 3 डिग्री कार्ब कैटायन। आएगा नहीं आएगा? और ये बना तो ये क्या होगा फिर आपका? अधिक स्थायी होगा, और ये क्या होगा आपका? कम स्थायी होगा। क्लियर? जैसे आपने यहाँ पर ये ले लिया, मान लो यहाँ प्लस लिया, यहाँ CH3 लिया, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन ए रहे, 1 अल्फा हाइड्रोजन ए रहा, तो ये डिग्री कौन सी है इसकी? 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्ब कैटायन है। अब अगर मैं इधर से हाइड्रोजन लेता हूँ तो 1 डिग्री बनेगा, और इधर से लेता हूँ तो ये 3 डिग्री बन सकता है ना भाई। तो यहाँ से जाएगा H माइनस शिफ्ट, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे होगा, तो यहाँ हुआ ये H माइनस शिफ्ट, तो यहाँ पे करा अपन ने H माइनस शिफ्ट। क्लियर? ये यहाँ आएगा H, तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ प्लस आएगा, तो क्या बनेगा आपके? CH3, और यहाँ पे आ गया प्लस, कौन सा डिग्री बन गया? 3 डिग्री कार्ब कैटायन बन गया, जो क्या होगा? अधिक स्थायी होगा। क्या होगा भाई? अधिक स्थायी होगा। क्लियर? तो ये है इनके स्थायित्व का क्रम। और एग्जांपल देखें तो बहुत सी बार हो सकता है आपको 2 बार पुनर्विन्यास करना पड़े, कभी कभी 3 बार भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ देखिएगा, जैसे आपने ये ले लिया, मान लो आपने प्लस यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ ये CH3 और CH3 जुड़ रहे हैं। क्लियर? ये कार्ब कैटायन आ गया जिसका नाम है 2 डिग्री कार्ब कैटायन। क्लियर? अब यहाँ पे पहले तो ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हो या यहाँ से हो। अब यहाँ से करने के बाद मुझे फिर यहाँ करना पड़ेगा, तो बहुत सारे स्टेप लाने पड़ेंगे, तो मैं इधर से कर लूँ ना भाई। तो इधर से करेंगे तो ये H है यहाँ पर, और बॉन्ड तो जाएगा ही नहीं, तो ये H जाएगा पूरा इलेक्ट्रॉन सहित इस बॉन्ड के, तो H माइनस गया, तो यहाँ पर आया आपके H माइनस शिफ्ट। क्या है आपके? H माइनस शिफ्ट। तो आप देखिए क्या बना, यहाँ तो CH3 दोनों जैसे ही हैं, लेकिन इस कार्बन पे आ गया आपके प्लस, आ गया। अब यहाँ क्या है आपके पास? लॉन पेयर है, और लॉन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आएंगे। क्लियर? तो कौन सा ग्रुप जाएगा? मैथिल जाएगा ना भाई, और मैथिल जाएगा तो ये डिग्री कौन सी इसकी? 2 डिग्री है, और यहाँ पे करा CH3 माइनस शिफ्ट, और CH3 माइनस शिफ्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ आएगा CH3, और यहाँ पे आएगा CH3, और इस पे क्या आएगा? प्लस। क्लियर? तो ये आपका 3 डिग्री बना, तो ये आएगा 3 डिग्री कार्ब कैटायन,
जो क्या है आपका अधिक स्थायी है, तो कभी कभी मोर देन वन स्टेप भी करनी पड़ जाएंगे आपको। तो ये था कार्ब कैटायनों में पुनर्विन्यास। एक इसमें रह गया जो हम कल पढ़ेंगे, जिसका नाम है वलय का विस्तार और वलय का संकुचन। क्लियर?